हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कि आईएएस कैसे बने। आईएएस कैसे बनना है, क्या एग्ज़ाम है, किस तरीके से आप अगर 12th में है तो उसके बाद में चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है ताकि आपका जो सपना है आईएएस बनने का, यूपीएससी को क्रैक करने का, वो आप इंश्योर कर पाए। तो ये कैसे करना है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि आईएएस होता क्या है, वो करते क्या है, उनका क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि किसी भी काम में जाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें काम करना क्या होगा, मतलब हमारी क्या ड्यूटी होगी, क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोगों के प्रति, या फिर आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे स्टेट के प्रति, डिस्ट्रिक्ट के प्रति, पूरे देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है आईएएस होता क्या है ना। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को अगर आप समझेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस तरीके से कि आपको ऐसे समझ लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट को चलाना है ना। जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, जब आप डीएम बनेंगे तो आपका काम होगा डिस्ट्रिक्ट को चलाना है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो आपका रोल है। सिंपल भाषा में अगर समझे तो अभी के लिए आपका रोल है, इसको समझ लीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इसमें, है ना। तो हम देखते हैं कि ये बनना कैसे, इसमें जर्नी में आगे जाना कैसे और क्या रोल्स होंगे। तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होगी वो पॉलिसी बनाने का काम आप करेंगे। जब आप देखेंगे डीएम एक इंडिविजुअल है, जब आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस एक सर्विस है ना। आईएएस एक सर्विस है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे इसको सीढ़ी की तरह समझिए कि सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी है, ठीक है। ये एक सर्विस है। जो भी आईएएस बनता है वो हर कोई इस सीढ़ी में ऐसे ऊपर जाता है ना, इस तरीके से ऊपर जाता है। जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक बॉडी होती है, एक परीक्षा देते हैं, उसके बाद में जो आपकी शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, लेवल 10। इस तरीके से समझिए आप सीढ़ी के एकदम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रमोशन होते होते आप ऊपर जाते हैं। और जो सबसे टॉप की सीढ़ी है यहाँ पे होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट। कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं जो उस तरीके से आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही नज़दीकी समझ लीजिए कि मतलब देश को अगर कोई लीड कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं, राइट। अब ये पॉलिटिकल हेड है कि मतलब हम इन्हें नेता कहते हैं। अब इसके साथ में, इन्हीं के साथ में इनके पैरेलल होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, जो पॉलिटिकल हेड नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो ये एग्जाम देकर वहां तक पहुंचे हैं और इनको एक तरीके से सलाह देने का काम करते हैं कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, जो डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, देश को चलाना है, उसके बारे में सलाह दी जाती है। तो आप ऐसे समझिए कि एकदम टॉप वाली जो सीढ़ी है ना, यहाँ पे आपको देश को चलाने की सलाह देनी है, और जो शुरुआत वाली जो सीढ़ी है यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट या जो भी आपको टाउन मिला है उसको चलाने की सलाह देनी है, जो भी आपके पॉलिटिशियंस होंगे उनको। तो ये काम होता है, सिंपल चीज़ होती है, मतलब दो लोगों का उस तरीके से आप देखेंगे ये रोल देखने को मिलेगा कि हमेशा आपको देखने को मिलता है ना कि पॉलिटिशियन है तो उसके साथ में डीएम है, या उनके साथ में जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके जो रिश्ते होते हैं वो हमको उनकी बहुत सारी कहानी किस्से हमने सुने हैं। तो उस तरीके से चीज़ें रहती है कि पॉलिटिशियन है, उसके साथ में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है। तो दोनों का रोल बहुत अलग अलग है, दोनों का अगर फंक्शन देखेंगे तो सेम ही देखने को मिलता है हमको, लेकिन जो जरिया है एक नेता है और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है ना, आईएएस है, वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। इसमें कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी कामकाज हो, वो ये सब हैंडल करते हैं। तो आईएएस होता क्या है ये हमने जाना है। तो आप जो यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, आईएएस बनने का सोच रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ पे पहुँचेंगे, आपको यहाँ पे पहुँचना है ना। ये एक ड्रीम है आपका, और कहा जाता है ना, मतलब ड्रीम तो कहना गलत होगा, एम, हमेशा किसी भी चीज़ को एम देखना चाहिए। ड्रीम इस लाइक आप सपने देख रहे हैं ना, उसको पूरा करना है, आपको उसको अचीव करना है। तो उसको एम जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। इट हैज़ टू बी योर गोल, कि वो आपका टारगेट है, आपको वो अचीव करना है। तो वो अचीव करने के लिए जो शुरुआत है वो यहाँ से है, और यहाँ पे भी जो घुसना है आपको, यहाँ पे भी जो एंट्री करनी है, इन लैडर पे जब आना है, तो इन लैडर पे आने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इन लैडर पे आने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना है, यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, है ना। यूपीएससी एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसमें इस तरीके से समझ लीजिए बहुत सारे लोग हैं, है ना। एक बॉडी है, ये लोग हैं। अब इनका काम है कि एक एग्ज़ाम करवाएंगे, 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होगी। इस एग्ज़ाम के थ्रू जो भी लोग सिलेक्ट होंगे, मतलब ये सारी जनता है, ये सारे लोग हैं ना, इनमें से इतने लोगों को इन्होंने सेलेक्ट किया इन सारे स्टेजेस के थ्रू। अब ये लोग को वो जो लैडर है उस पर डाल दिया, उस लैडर पे उस तरीके से वो प्रमोट होकर अपनी जो जर्नी है वो आगे तय करेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि उस तरीके से सिलेक्ट करना लोगों को, है ना। तो यूपीएससी जो सिलेक्ट करता है, इसका आपको एग्जाम देना होगा। अब 12th के बाद में कैसे, 12th के बाद में 3 साल आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन जब हो जाएगा, उसके साथ में आप 21 साल के जब हो जाएंगे, उसके बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये बात है। इसमें यूपीएससी का फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। क्यों यूनियन क्यों है? यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब सेंटर समझ लीजिए, है ना। केंद्र सरकार की बात करते हैं कि यूनियन लेवल पे होता है, इंडिया लेवल पे होता है, तो उस वजह से उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखिए किसी स्टेट का नाम लिख दीजिए, लेट्स से हरियाणा अगर आप लिखेंगे
या फिर आप देखेंगे राजस्थान लिखेंगे या गुजरात लिखेंगे, जो भी स्टेट लिखेंगे वो उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है। मतलब कि आईएएस बनने का जो तरीका है, जो रूट है, वो तो ये यूपीएससी कराता है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये जो आईएएस वाली जो सीढ़ी है ना, इसी तरीके से ये सेंटर पे है, ये यूनियन लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे, सेम स्टेट के लेवल पे भी होता है। स्टेट के लेवल पे ये जो सीढ़ी होता है, ये जो सीढ़ी होता है, इस पे चढ़ने के लिए आपको वो पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम देना होगा, है ना। सेम इसी तरीके का उसका नेचर होता है। अब जब एग्जाम देखते हैं तो उसके 3 पहलू होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। आपको प्रीलिम्स देना है, उसमें पास करना है, उसके बाद में आपको मेंस देना है, उसको क्वालिफाई करना है, फिर इंटरव्यू देना है, और इन दोनों के मार्क्स मिलाकर आप फाइनली ये डिसाइड होगा कि आप सिलेक्ट होंगे, और सिलेक्ट होने के बाद में क्या आपको आईएएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे तय होगा। तो ये सारी जर्नी आपको ट्रैवल करनी है कि आईएएस बनना कैसे। तो ये 3 स्टेजेस है जिसके बारे में हमने देखा। अब इससे भी ज़रूरी हो जाता है कि क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो क्या चीज़ें हैं वो ज़रूरी है, वो है कि आपको इंडियन सिटीज़न होना है और मिनिमम 21 साल का तो होना है। 21 साल के बाद में आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे, वो एक चीज़ हो जाता है। अब ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपको चाहिए होगी। अब ग्रेजुएशन में आपको पास होना है, ऐसा नहीं है कि बहुत 80% या 90% या 70% ऐसा कोई नंबर, ऐसा कुछ नहीं लाना है। आपको ग्रेजुएशन से क्वालिफाई करना है। उसको क्वालिफाई करने के बाद में आप कोई भी स्ट्रीम से, ज़रूरी नहीं आपको ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी यही पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका ग्रेजुएशन में चल जाएगा, और उसके साथ में आप उसकी तैयारी जो शुरू कर सकते हैं, उसका जो एग्ज़ाम है उसको दे सकते हैं। उसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ये कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है। मतलब आप देखेंगे यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, देर आफ्टर आप पाएंगे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, देर आफ्टर एससी है और एसटी है। इनके हिसाब से जो भी आप देखेंगे जो अटेम्प्ट्स हैं इन कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उस तरीके से बटे रहते हैं, उस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मिनिमम ये चीज़ है, इसको तो फुलफिल करना है, 21 साल का होना है, भारतीय नागरिक होना है, वो सारी चीज़ें, तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब एग्ज़ाम देने के बाद में अब अभी की बात करते हैं। अभी आप क्लास 12th में हैं, और क्लास 12th के बाद में अगर आप देखेंगे 3 साल है आपके पास, है ना। आप क्लास 12th में 2025 की बात कर रहे हैं हम, और 3 साल है, मतलब 2028 में आप जब यूपीएससी का प्रीलिम्स आएगा तब आप उसका एग्जाम दे रहे होंगे, और जब 2028 के फैब में फॉर्म भरे जाएंगे तब आप उसका फॉर्म भर रहे होंगे, और पहले ही अटैम्प्ट में कैसे उसको निकालना है उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे करना है, 3 साल में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, और कैसे जल्द से जल्द कम से कम उम्र में आप ये इंश्योर कर पाएँ कि आप यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर जो है, वो जो एक टैगलाइन बहुत चलती है सोशल मीडिया पे, तो उसका एक श्रेणी में आप भी उसका पार्ट बन पाए। तो उस तरीके से कैसे इंश्योर करना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो 3 साल की जर्नी है आपकी 12th के बाद में, अभी आपको क्या करना है, 12th खत्म हो गया आपका, तो आप इसमें क्या करेंगे, तो आपका जो ग्रेजुएशन का स्ट्रीम है आपको बहुत ही वाइजली चूज करना है। मतलब कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ ही लेना है, ऐसा नहीं है कि साइंस का कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम है जिसमें बहुत नंबर आ रहा है तो वही लेना, ऐसा नहीं करना है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे देखते हैं कि ऑप्शनल के समय पे, मतलब एक सब्जेक्ट होता है, उस तरीके से देखिए आगे हम देखेंगे ऐसे एक सब्जेक्ट होता है, उस समय वो क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें बहुत नंबर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लेते हैं, और इंटरेस्ट को देखते ही नहीं है, उनको इंटरेस्ट है नहीं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, सीधा ये ऑप्शन ले लिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर और डिजास्टर हो सकता है, ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, इंटरेस्ट होना चाहिए आपको वो पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। अगर पढ़ने में मज़ा आएगा, नंबर तो आ ही जाते हैं हर सब्जेक्ट में, किसी किसी में रहता है कि स्केलिंग डाउन की वजह से नंबर नहीं बन पा रहा है, दैट इज़ देयर, वो चीज़ रहती है। लेकिन डिस्पाइट दैट इंटरेस्ट सबसे ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट होगा तो आप अपनी कैटेगरी में आपका जो भी ऑप्शन है उसमें टॉप पे रह पाएंगे, टॉप 1% में उस तरीके से रहकर इंश्योर कर पाएंगे कि आपके मार्क्स आए, उतने तो आए, वो चीज़ है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे जब हम ऑप्शनल्स की बात करते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में पॉल साइंस ये सारे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी मतलब अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आप किसी में भी ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आपको ऑप्शनल क्या लेना है ये भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तय करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी तो आप 12th फिनिश कर रहे हैं, उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वही लूँगा जो मैं ऑप्शन में लेना चाहता हूँ। आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है इंटरेस्ट। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लीजिए ताकि आप उसे पढ़ेंगे, एंड देयर आफ्टर उसी को आप अपना ऑप्शनल बना सकते हैं। ये चीज़ की जा सकती है। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आप पे लागू होता है। उसी के साथ में जो आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, मतलब जीएस के सब्जेक्ट से उस पर ध्यान देना होगा, ताकि क्योंकि जीएस एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज उसका रखता है, 1000 नंबर होते हैं मेंस में जीएस के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके चीज़ बारे में आपको पता रहे। उसी के साथ में यूपीएससी का जो सिलेबस है, अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, इसमें जीएस है और सीसैट है, 2 पेपर होते हैं, ये 2 घंटे का, ये 2 घंटे का, इस तरीके से चीज़ें होती है। उसी के साथ में अगर आप यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स है,
मेंस है और इंटरव्यू है ना। ये 3 स्टेजेस है। आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उस तरीके से पूरा छलनी में जिस तरीके से फिल्टर होकर चीज़ें निकलती है, आपको भी यहाँ पे इंश्योर करना है कि आप यहाँ तक पहुँचे। आखिर में जितने भी लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, उनमें आपको पहुँचना है और उनमें से भी आपको टॉप 100 में आना है या टॉप 180 में आना है, ताकि आप ये इंश्योर कर पाए कि आप जो आईएएस बनने का सपना देखे वो आप इंश्योर कर पाए और उसको फुलफिल कर पाए। तो वो कैसे करना है, उसकी पूरी जर्नी को हम ट्रैवर्स करेंगे। लेकिन उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 स्टेज को हम समझ रहे हैं, 3 चीज़ें होती है। अब प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस, दूसरा होता है सीसैट, है ना। अब जीएस में जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं सारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। ये सब पे सवाल आते हैं, एमसीक्यूज़ में होता है। पूरा प्रीलिम्स जो होता है ये एमसीक्यू में होता है। ये भी है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू फॉर्मेट है। तो सीसैट होगा, सीसैट के अंदर आप देखेंगे आरसीज होंगे, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके साथ साथ में आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ होता है थोड़ा सा, है ना। इस तरीके से ये कुछ वेटेज रहता है इसका। अब इसमें हमको समझ में आता है कि जीएस में हमारे पास 200 नंबर का पेपर होता है और टोटल आप देखेंगे कि कितने 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं एंड देन आफ्टर ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं 200 में से, और इसमें टोटल कितने 80 क्वेश्चन ही होते हैं और इसमें टोटल कितने 100 सवाल होते हैं। तो ये इस तरीके से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है। जीएस है, सीसैट है। अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे 12th में है कि अच्छा आरसी है, एलआर है, मैथ है, ये तो ईजी है, इसको तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे इन दिनों ये जो पार्ट है ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और जब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है तो आपको 66 मार्क्स नहीं आएंगे 200 में से। जब ये नहीं आएंगे तो यहाँ पे कितने भी मार्क्स आ जाए कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से यहाँ जंप ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ जंप के लिए आप इसको नेग्लेक्ट ना करें। भले ही आपका ये अच्छा होगा, लेकिन उसको लाइक आप पेपर, पीवाईक्यू वगैरह सारी चीज़ें करनी है और सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे, उस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसको कवर करेंगे। तो समझने के लिए प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में 2 पेपर है, उसके बाद मेंस में आप देखेंगे आपके पास 9 पेपर है। उन 9 में से 2 पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, मतलब सिर्फ पास होना है। मतलब जिस तरीके से ये सीसैट था ना प्रीलिम्स में, सेम वैसा है कि इसमें पास होना है। बाकी जो 7 पेपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेंगे आपको आईएएस बनेंगे, कौन सी रैंक आएगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारा 7 पेपर डिसाइड करते हैं। इन 7 में से अगर आप गिनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे 1 पेपर हो गया, जीएस के टोटल हमारे पास 4 पेपर है, तो टोटल हो गए 5। ऑप्शनल के देखेंगे तो आपके पास हो गए 2, तो टोटल 5 और 4, 5, 6, 7 पेपर हो गए। इस तरीके से ये रहते। तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया एंड देन इंटरव्यू हो गया, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो ये जो पूरी जर्नी अगर आप इसको समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके 2 घंटे का ये पेपर, आपके 2 घंटे का ये पेपर, टोटल हो गया 4 घंटे का प्रीलिम्स। उसके साथ में आप देखेंगे कि 3 घंटे का एक पेपर होगा यहाँ पे आपका, और आपको टोटल 7 मेन पेपर है। मतलब कितने हो जाएंगे, 7 3 21, 21 घंटे उस तरीके से यहाँ पे हो गए, राइट। तो ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में 2 पेपर को और जोड़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये हो जाता है 27, और उसके साथ साथ में इंटरव्यू का आपका आधा घंटा। तो टोटल 31.5 आवर्स, 31.5 घंटे की आपकी ये जर्नी है, जिसको आपको बहुत अच्छे से नेविगेट करना है। यही डिसाइड करेगा कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कौन सा रैंक मिलेगा, क्या मिलेगा, सारी चीज़ यहीं से तय होने वाली है। तो 365 दिन में आप कुछ करें या ना करें, ये जो दिन है ना, ये जो टाइम है ना, इसको गंवाना नहीं है। इसको इंश्योर करना है कि ये बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। ये बेस्ट से बेस्ट कब होगा, जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे। और अर्ली स्टार्ट कैसे करेंगे, 12th के बाद में क्या जर्नी है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रिपरेशन टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 2025 में हैं। 2025 से अगर आप देखेंगे 26 है, 27 है और 28 है ना। ये इस तरीके से जर्नी है आपकी। आपका जो आप देखेंगे, अब हम मिड ऑफ 2025 है, और उस तरीके से हर साल का अगर आप मिड ले लेंगे तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स होने वाला है 2028 का, जो आप देने वाले हैं, और जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा अगर आप 12th इस तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद में ये आपका 1 साल हो गया, ये आपका 2 साल हो गया, और ये आपका 3 साल हो गया। आपके पास 3 साल है। इन 3 साल की ग्रेजुएशन और इसी साथ साथ में 3 साल के बाद में जो आपका प्रीलिम्स है, उसको आप कैसे नेविगेट करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसी की जर्नी है। ये पूरा प्रिपरेशन टाइमलाइन है। तो उसमें क्या करना है वो और डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो पहला ईयर होगा आपका कॉलेज का, या आपका दूसरा ईयर और तीसरा ईयर जो ग्रेजुएशन का होगा, हर साल में कैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, वो सारी चीज़ों को आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। वो एस्पेक्ट है। उसी के साथ में अब सवाल आता है कि अच्छा, इसको आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब क्या करना है, 12th हो चुका है, लाइक अभी के लिए इमीडिएटली क्या करना है। इमीडिएटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें
और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है आपको ये ध्यान में रखना है कि उसके अराउंड आपको चीज़ों को बिल्डअप करना है। उसके अराउंड लेट्स से आपका आंसर राइटिंग आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे, तो उसके अराउंड आपको बिल्डअप करना है। तो अभी से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई न्यूज़पेपर है, उसमें कोई आर्टिकल आपने देखा, तो उस आर्टिकल के बेसिस पे आप उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में जो भी उसका क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे आप उसका आंसर लिखेंगे। और आंसर ज़्यादा नहीं सोचना है कि कैसा होना चाहिए, कैसे टॉपर, ज़्यादा मत सोचिए, सीधा लिख दीजिए, है ना। जब आप उस तरीके से अपने दिमाग में से थॉट को पेपर पे लाएंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके सामने जब मेंस में आप देखेंगे ना, पूरा खाली पेपर होगा, एक सवाल होगा ऐसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, पूरा खाली छोड़ दिया रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे इसको आपको भरना है, इसको भरने के लिए जो जर्नी है ये यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये चीज़ आपको करना है ना। अभी के लिए ये कर सकते हैं। उसी के साथ में आप जो वीकनेस है, वीकनेस हर किसी की अलग अलग होती है। लेट्स से अगर आपकी वीकनेस सीसैट है ना, आपकी वीकनेस मैथ्स है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स पे थोड़ी बहुत आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है या आरसीज है, उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप जो बेसिक मैथ है, जो भी सीसेट के सवाल पूछे जाते हैं उसको एक बार देख लीजिए, एक बार पेपर को देख लीजिए कैसे है ना। ये इसमें पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रीलिम्स के लिए सिलेबस को गो थ्रू करूँ, मत कीजिए। प्रीलिम्स के लिए सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। प्रीलिम्स के लिए आपको पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, वहीं से आपको गाइडेंस मिलेगा। अगर आपको सिलेबस देखना है तो वो मेंस का देखना है। प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं है सिलेबस में। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें आपको दी गई है कि आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, इंटरनेशनल रिलेशन है, करंट अफेयर है, यही चीज़ें हैं, या फिर स्कीम्स है और स्कीम्स है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब्जेक्ट्स है। उसी के साथ में अगर आप सीसेट में देखेंगे तो कुछ नहीं है, मेंटल एबिलिटी और वो सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अलग लेवल का आता है। तो उसी वजह से ज़रूरी है कि इसमें जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप पीवाईक्यू को देखें, और जब हम मेंस की बात करते हैं तब सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि कोचिंग करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अभी हम जिस स्टेज में है, 12th हो चुका है हमारा या उस स्टेज में है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि दोनों ऑप्शन काम करेंगे। मतलब डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे, आपके रिसोर्सेज की अवेबिलिटी पे, और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कोचिंग लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी से आप उसको नेविगेट करेंगे। तो अभी के लिए अगर एक जनरलाइज आंसर देना हो तो ये हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी से स्टार्ट कीजिए अभी के लिए, सो दैट आप एक उस जोन में आ जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, उस जोन में आ जाएंगे। जब उस जोन में आ जाएंगे उसके बाद आपका ये डिसीजन होगा कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, आप किसी जोन में नहीं है, आप पढ़ ही नहीं रहे उसके बारे में, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए अपने हिसाब से, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, क्योंकि जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे ना, उससे सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी पढ़ना तो आप ही को है। कोचिंग एक स्पून फीडिंग थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन पढ़ना आपको, मेहनत आपको करना है, वो सिटिंग आपको देना है, उतने आवर्स ऑफ स्टडी आपको देना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो देने के लिए कम से कम आप देख तो लीजिए कि आप ये जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसमें कितना फ्रूटफुल चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप बेटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत सर्टन है कि जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उनके जो मटेरियल्स आपको रीड करेंगे उसमें भी बहुत अच्छे से आप नेविगेट करेंगे, उसमें भी आप टॉप परफॉर्म करेंगे। तो उसी वजह से अभी का जो सवाल है ना, कोचिंग या सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी कीजिए अभी के लिए। आप 12th में हैं, उसके बाद में जब आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट होगा, ग्रेजुअली आप 1-2 महीने ये चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद में फॉर श्योर आप इसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कितना लिमिटेड वे में करना है, कि आप कौन सी चीज़ें, कुछ कोर्सेज हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ आपको लेना है, लेकिन जो भी आपके नीड के अकॉर्डिंग है उसको ज़रूर अवेल करना चाहिए, सो दैट यू कैन इंश्योर कि आपको यही देखना है ना यार, स्ट्रेंथ और वीकनेस का गेम हो जाता है। मतलब वीकनेस रखनी नहीं है आपको स्ट्रेंथ पे खेलना है, लेकिन वीकनेस को नहीं रखना है ना। तो स्ट्रेंथ पे खेलने के लिए आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके रिलेटेड आप कोई सब्जेक्ट है उसका कोर्स ले सकते हैं, आपकी जो वीकनेस है उसको हटाने के लिए उस सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई कोर्स ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वो आने वाले समय में देखेंगे कैसे करना है, तो आपका जो भी अप्रोच रहेगा आपकी जो, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे उसको। तो ये बात हो जाती है। अब कॉमन कुछ मिथ्स होते हैं कि यार आईएएस तो ना, आप देखेंगे कि सिर्फ टॉपर्स जो होते हैं ना वही आईएएस बनते हैं, मैं एवरेज हूँ, मैं आईएएस नहीं बन सकता। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, आप देख लीजिए जुनैद अहमद, है ना, जुनैद अहमद 2019 की बात करें अगर हम, तो उनके 10th में कितने मार्क्स थे? उनके 10th में 50% के आसपास थे, 11th में बहुत कम थे, 12th में कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं थे, 64 के आसपास थे, और सिमिलरली अगर आप ग्रेजुएशन में देखेंगे तो यही नंबर थे, 60-70 के आसपास। मतलब कि अगर आप देखेंगे एकेडमिकली, आपको पता चलेगा कि जो मार्कशीट होता है ना, जैसे हम कहते हैं मार्कशीट फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, तो कुछ इन्हीं के केस में यही था। इनकी मार्कशीट ने इनका फ्यूचर डिसाइड नहीं किया, इनकी मेहनत ने इनका फ्यूचर डिसाइड किया, इनके हार्डवर्क ने, इनके परसिवरेंस ने और इनके डिसिप्लिन ने ये इंश्योर किया कि वो जो चाहते थे वो बने।
इवेंचुअली। तो ये जो मार्कशीट वाला गेम है ना, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं सोचना है कि जो अभी टॉपर है, आपके जो दोस्त है वही टॉपर है, वही इवेंचुअली जाके टॉप करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो स्मार्ट वर्क है वो तो करना ही है आपको इवेंचुअली, अगर एग्जाम में आगे बढ़ना है बहुत तेज़ी से। और जो स्मार्ट वर्क की जो पहली सीढ़ी है ना, उस पर आप चढ़ चुके हैं, क्योंकि आप 12th से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत आगे हैं उन लोगों से जो ग्रेजुएशन के बाद में शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये आपको एडवांटेजेस है। उसी के साथ में दूसरा मिथ आता है, यार जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो इसको क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब हर स्ट्रीम से लोग क्रैक करते हैं। अगर आप इसका कॉन्ट्ररी आपको देखने को मिलेगा कि 2000 का जो डेकेड था ना, तब आप देखेंगे कि जो मेडिकल बैकग्राउंड था या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, वहाँ से बहुत सारे लोग थे जो टॉप करते थे, और उस तरीके से चीज़ें होती थी। तो जो आर्ट्स वाला मिथ है ना, ये केवल मिथ ही है, रियलिटी नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट्स जो होते हैं जनरल स्टडीज़ होते हैं, हर कोई पढ़ के उसको नेविगेट कर सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। और जो अप्रोच होता है आंसर राइटिंग से, आप उसको बेहतर कर सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी करना है तो आर्ट्स लेना, बिल्कुल नहीं। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाना चाहिए, और उसके हिसाब से आप उसको ऑप्शनल बनाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और उसके बेसिस पे आगे नेविगेट करेंगे कि कैसे चीज़ें करनी है। क्योंकि नंबर सारे ही ऑप्शनल में आते, कुछ में नहीं आते, तो कुछ जो चैलेंजेस है उसको कैसे पर्टिकुलरली नेविगेट करना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बात हो जाती है। उसी के साथ में फाइनल एडवाइस क्या होगी आपके लिए, वो ये है कि आप स्टार्ट करें स्मॉल। जैसे हमने बात की कि यार पूरा ये दिमाग में मत रखिए कोचिंग अभी लेना है कि नहीं लेना है। ये जो सवाल है ना, इसको रोक दीजिए अभी के लिए, इसको जाने दीजिए। अभी क्या है, आपको सेल्फ स्टडी वाला जो एस्पेक्ट है ना, उसमें एक बार किताब खोल के तो देखिए, आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपके क्या इंटरेस्ट कर रहा है, वो ज़रूरी है। क्योंकि छोटा स्टार्ट स्मॉल ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको बिल्ड करेंगे, तो उसी वजह से फिर वो कंपाउंड भी होगा। तो 1 घंटा डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए, या इसको धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली बढ़ाइए। क्योंकि अभी आपके 12th खत्म हुए हैं या उस तरीके से होने वाले हैं, जो भी चीज़ है, आपको अगर वो जर्नी ट्रैवर्स करना है तो छोटे लेवल पे ही आप उसको शुरू करेंगे, फिर एक आदत बनाएंगे, हैबिट बनेगा, और फिर आगे जाकर आप उसको अच्छे से बहुत कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आप उसको उठा पाएंगे। वो बात हो जाती है। उसी के साथ में जो क्यूरियोसिटी है और जो जानने की इच्छा है ना, उसको नहीं खोना है, उसको नहीं जाने देना। अपने अंदर का जो बच्चा है, अपने अंदर का जो भी आपको लगता है कि यार ये कोई चीज़ है, ये क्यों हो रहा है, मुझे जानना है इसके बारे में, गूगल कीजिए उसके बारे में, तुरंत गूगल कीजिए। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट लगता है उसके बारे में ज़रूर जानिए। और जब यही चीज़ होगा ना, यही क्यूरियोसिटी ये इंश्योर करेगा कि ऑप्शनल में आपको डर नहीं लगेगा कि यार मेरा ऑप्शनल तो ऐसा, इसमें तो नंबर ही नहीं आता है, वो डर नहीं लगेगा। या फिर मेरा ये जो सब्जेक्ट है ये तो कोई नहीं पढ़ता है, वो डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता है, आपका क्यूरियोसिटी ने आपको इतना नॉलेज दे दिया है या फिर इतना बेहतर बना दिया है कि आप उसमें अच्छा करेंगे ही करेंगे। ये फोर श्योर है, ये सर्टन है। तो आपको ना मास्टरी पे ध्यान देना है। आपको एक चीज़ जो आपकी निश है, जो ऑप्शनल है, उसको बहुत बेहतर करना है। ये बात हो जाती है। उसी के साथ में बात आती है कि आईएएस इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। आप सोच रहे हैं कि आईएएस बन जाएंगे, फिर एक नौकरी है उसमें काम करेंगे, ऐसे नहीं सोचना है। ये केवल जॉब नहीं है ना, आप केवल जॉब नहीं है कि फाइनेंशियल उस रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं कि उस तरीके से थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगा, जॉब स्टेबिलिटी हो जाएगा, सारी चीज़ें बेटर हो जाएगी, वैसा नहीं है। ये कभी नहीं होता है। और ये लाइफ में आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कभी नहीं होने वाला है। तो ये नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एक मिशन होना चाहिए कि टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द कम्युनिटी, टू सर्व द स्टेट, टू सर्व द डिस्ट्रिक्ट। जब तक ये दिमाग में नहीं होगा ना, आप इसको केवल मटीरियल एस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। क्योंकि सर्विस में आएंगे तो फिर उस हिसाब से आपका जो माइंडसेट रहेगा वो भी वैसा रहेगा। आप देखेंगे यार मैंने तो ये सोचा था, ये तो है ही नहीं, उस वजह से आप कुछ गलत तरीके अपनाएंगे जो कि बहुत गलत होगा, जिसकी वजह से आप दुविधा में फंसेंगे। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो इंश्योर करना है कि अगर आपको जेन्युइनली आप देखें कि कंट्री को सर्व करने का जो मिशन है, अगर आप उस माइंडसेट से हैं तो ज़रूर इस सर्विस में आए। ऐसा माइंडसेट नहीं है तो ऐसा माइंडसेट डेवलप कीजिए एंड देन आफ्टर सर्विस में आइए, क्योंकि आपकी देश को आईएएस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी वजह से यही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि आईएएस कैसे बने 12th के बाद में, ये सारा रोड मैप है। और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर उस तरीके से हम डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियोस लाएंगे कि किस तरीके से नेविगेट करना है चीज़ों को आगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज के सेशन में। उसी के साथ में अगर आप, जैसे हमने बात की सेल्फ स्टडी की ना, सेल्फ स्टडी की, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, उसमें देखना है कैसे चीज़ें हैं, तो स्टडी आईक्यू का जो ऐप है, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे फैकल्टी ने ना अपने नोट्स डाले हुए हैं। उनके नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, कुछ पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे, फ्री पीडीएफ है, ये सारी फ्री में चीज़ें हैं ना, ये सारे फ्री मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो इसको आप ओपन कर इसमें लॉग इन कर आप देखेंगे, तो आप उसको जब रीड करेंगे, ये सेल्फ स्टडी का ही पार्ट हो गया, आप उसको जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब्जेक्ट में, या फिर इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। जिसमें भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्योंकि यूपीएससी का जो कोर मटेरियल है, जो एक्चुअल में आपको पढ़ना है और जो ये इंश्योर करेगा कि आप आईएएस बनेंगे फॉर श्योर, वो यहाँ पे अवेलेबल है।
वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो किताब है वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एडवांस चीज़ें हैं सारी, और जो एडवांस चीज़ों को अगर अभी से आप देखेंगे तो आपको एक माइंडसेट में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी होगी, तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी इस चीज़ को लेकर। तो उसी वजह से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी IQ को। आप प्ले स्टोर पर देखेंगे, उस तरीके से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल है मदन चौधरी स्टडी IQ, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ें आप यहाँ पे भी अवेल कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो के अपडेट्स है वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। सारी चीज़ें जो है, जो भी हमारी तरफ से अपडेट है, RM स्टडी IQ की तरफ से जो अपडेट है, मेरी तरफ से जो भी होगा, वो सारी चीज़ आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। उसी के साथ में ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ये लिंक है, स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो ये पूरा वीडियो का डिस्कशन था, किस तरीके से IAS बने, किस तरीके से 12th के बाद में जर्नी को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्या UPSC है, क्या उसका फेज़ है, किस तरीके से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होता है, कैसे एक बॉडी है, IAS बनेंगे तो हम कौन सी सीढ़ी के टॉप लेवल पे जा सकते हैं, इस सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके जो भी दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, हर किसी के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू। और उनको अगर कोई ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और अथॉरिटी में है और ये डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फॉर श्योर ये डिसीजन ले पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।